हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया एक बेहद सुंदर लड़की थी और उसको अपनी सुंदरता पे जरा भी घमंड नहीं था। रिया जितनी सुंदर ऊपर से थी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर वो अंदर से थी। रिया अपनी पढ़ाई के लिए अपनी दोस्त सना के साथ अपने घर वालों से दूर दूसरे शहर में जाती है, जहां दोनों दोस्त कॉलेज के पास ही एक पीजी लेती हैं। ऐसे ही एक सुबह रिया जल्दी से तैयार होकर सना को पिलो मारते हुए बोलती है, कॉलेज के पहले दिन ही लेट होना है क्या तुझे? यार कॉलेज मजे करने के लिए होता है, पढ़ाई करने के लिए नहीं। स्कूल में 15 साल पढ़कर चैन नहीं मिला तुझे? नहीं मिला, और आज कॉलेज का पहला दिन है और पहले ही दिन तुझे बंक करना है। अभी करियर बनाने का समय है, एंजॉयमेंट तो होती रहेगी, और क्या पता कॉलेज के पहले ही दिन तू किसी का क्रश बन जाए। जब तक तू है ना तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। तेरी सुंदरता के सामने मेरी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। काश मैं भी तेरी जितनी सुंदर होती। ऐसा क्यों बोलती है? इंसान की असली सुंदरता उसके अंदर होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी सुंदरता देखकर मुझसे प्यार करे। मैं तो चाहती हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे। मैं सुबह सुबह तेरा लेक्चर नहीं सुन सकती, मैं जा रही हूँ तैयार होने। इतना बोलकर सना जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद दोनों फ्रेंड एक साथ कॉलेज में एंटर करती हैं। जैसे ही सना और रिया कॉलेज के अंदर जाती हैं, वैसे ही एक अतुल नाम का लड़का अपने हाथों में गुलाब की पंखुड़ियां लिए उनके सामने आता है और उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों को फेंककर उनके पैरों पर सजा देता है। जिसके बाद वो उसके पास बैठकर उससे बोलता है, आपका स्वागत है खूबसूरती की देवी। ये क्या भद्दा मजाक है? मजाक नहीं, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ भाई, शॉट कैसा था? तुम शूट कर रहे थे, मुझे लगा। तुम्हें लगा कोई पागल आके है ना? नहीं, हम बस थोड़ा डर गए थे। कोई बात नहीं, वैसे फ्रेशर हो? हाँ, और आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है और हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं है। वैसे तुम हमारे दोस्त बनोगे? अतुल यहाँ सबका दोस्त है। वैसे मिस, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, और मिस तुम भी। इतना बोलकर अतुल अपने दोस्तों के साथ अपना कैमरा लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिया और सना अतुल की ही बात करते हुए कॉलेज की कैंटीन में जाती हैं, जहाँ रॉकी नाम का एक बदतमीज लड़का वहाँ कुछ लड़कियों को छेड़ते हुए आता है और रिया को देखकर उसके पास आकर उससे बोलता है, माँ कसम, तुम सी खूबसूरत लड़की मैंने इस पूरे शहर में नहीं देखी। इतना बोलकर रॉकी उसका हाथ पकड़कर उसको किस करने की कोशिश करता है और रिया उसको सबक सिखाने के लिए बिना उससे डरे उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा मारकर बोलती है, मिस्टर, तुम जो भी हो अपने औकात में रहकर बात करो मुझसे, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरती। और अगर अब कभी मेरे साथ ऐसी बदसलूकी करने की हिम्मत की ना, तो तुम्हें कॉलेज से नहीं बल्कि इस शहर से निकलवा फेंकूंगी। समझ आई बात? पहली बार रॉकी को किसी खूबसूरत लड़की ने आईना दिखाया था। रिया की ये बहादुरी देखकर सभी खड़ी लड़कियां तालियां बजाने लगती हैं और बजती हुई तालियां देखकर रॉकी वहां से चला जाता है। अतुल रिया के पास आकर उससे बोलता है, शाबाश मिस। रिया, आज पहली बार किसी खूबसूरत लड़की ने इस लंगूर की शक्ल वाले गुंडे को आईना दिखाया है। बहुत हिम्मत है तुम में मिस। हिम्मत तो होगी ही, आखिर फ्रेंड किसकी है? मैंने ही रिया को ट्रेन किया है। अच्छा, फिर मुझे भी थोड़ा ट्रेन कर दो। कर देंगे, पर उससे पहले तुम्हें हम दोनों को ये शहर घुमाना पड़ेगा। डन। जिसके बाद वो तीनों कॉलेज से निकलकर एक क्लब में जाते हैं, जहां रॉकी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी रॉकी की नजर रिया पर पड़ती है और वो रिया को देखकर अपने गालों पर हाथ रखकर अपने दोस्त से बोलता है, इस थप्पड़ का जवाब तो मैं इस लड़की से लेकर ही रहूंगा। पर भाई तुम करेगा क्या? तू बस देखता रह। ये बोलकर रॉकी ड्रिंक छोड़कर रिया की ओर जाने लगता है, जिस पर रॉकी का दोस्त बोलता है, अरे भाई कहाँ जा रहा है? अपने ड्रिंक्स तो खत्म करता जा। रॉकी बिना अपने दोस्त की बातों का जवाब दिए रिया के पास जाता है और नशे की हालत में उसका हाथ पकड़कर उससे बोलता है, मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ कर दो। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। आई लव यू रिया, तुम मेरी हो जाओ। ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ो। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना बन चुका हूँ। आई लव यू रिया, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। तुम जहाँ बोलोगी वहाँ लेकर जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती,
और अगर अब तुमने मुझे तंग किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। इतना बोलकर रिया सना का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है। अतुल भी उनके साथ बाहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रिया अपने घर जाने के लिए सना के साथ बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही थी। तभी रॉकी अपनी बाइक से आकर रिया के मुंह पर तेजाब फेंककर वहाँ से भाग जाता है। वहीं रोड पर रिया दर्द के मारे अपने मुंह पर हाथ रखकर रोती तड़पती रहती है। सना अपनी दोस्त की ये हालत देखकर सबसे मदद की गुहार लगाती है। प्लीज कोई मेरी हेल्प कर दो, मेरे दोस्त को हॉस्पिटल ले चलो प्लीज। सना सबके सामने मदद मांगती है, पर सबके अंदर रॉकी का इतना खौफ बैठ गया था कि कोई भी सना की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। जिसके बाद सना अतुल को कॉल करके अपनी मदद के लिए बुलाती है। अतुल जल्दी से रिया के पास आकर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल जाकर सना पुलिस को और रिया के घर वालों को बुलाती है और हादसे की पूरी जानकारी उन्हें सुनाती है। जिसके कुछ देर बाद फैमिली भी आ जाती है, जहां पुलिस को देखकर सना की मां अर्चना उससे बोलती है, सना, तू हमारी इकलौती संतान है। देख बेटा, तू गवाही मत देना अगर उस लड़के ने तेरे साथ कुछ। नहीं माँ, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आप ये चाहती कि मेरा गुनहगार बाहर घूमे, या आप रिया से बोलती कि वो गवाही ना दे। माँ, मुझे लगता था कि खूबसूरती एक वरदान है, पर नहीं, ये खूबसूरती हम लड़कियों के लिए अभिशाप है। मैं रिया के गुनहगार को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। इतना बोलकर सना पुलिस के पास जाकर अपनी गवाही देती है और अतुल भी इसमें सना का साथ देता है। एविडेंस मिलते ही पुलिस बिना देर किए रॉकी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और पूछताछ करके उससे बोलती है, बहुत शौक है तुझे लोगों की खूबसूरती छीनने का। मुंह खोल और बता, तूने ऐसा क्यों किया? वरना जितना तेजाब तूने रिया के मुंह पर डाला है, उससे कहीं ज्यादा तेजाब मैं तुझे पिला दूंगी। बहुत घमंड था उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर। पहले उसने मेरे गालों पर तमाचा मारा, उसके बाद मेरे प्रपोजल को ठुकराया। बस इसीलिए उसकी खूबसूरती ही छीन ली। उसके लिए उसकी खूबसूरती बन गई अभिशाप। रॉकी अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लेता है, जिसके बाद उसको उसके किए की सजा मिलती है। पर ये हादसा रिया को अंदर से पूरी तरह झंझोर कर रख देता है। कई बार लड़कियों के लिए उनकी खूबसूरती भी अभिशाप बन जाती है। अपनी खूबसूरती की वजह से उनको पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता है। कभी लोगों के ताने तो कभी लोगों की गंदी नजरें जो उनको ऊपर से नीचे तक घूरती हैं। क्या सच में लड़कियों की खूबसूरती उनके लिए एक अभिशाप है? अनु अपने पिता नारायण की इकलौती बेटी थी, जिसे नारायण कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए एक ऐसा परिवार तलाशता है जो कि हमेशा उसके दिए हुए ही घर में और उसी की नजरों के सामने रहे। अनु के लिए काफी रिश्ते आते हैं, पर कोई भी उसके पिता की शर्त के लिए हाँ नहीं करता। और एक दिन विनोद नाम के लड़के का रिश्ता आता है। विनोद को जैसे ही अनु का बैकग्राउंड पता चलता है, वो और उसकी विधवा माँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और अनु को देखने के लिए उनके घर आते हैं। अनु को देखते ही विमला कहती है, भाई साहब, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। जी, जिन्होंने हमें ये रिश्ता बताया था ना, उन्होंने पहले ही सब बता दिया था। वैसे भाई साहब, कौन सा वाला घर दे रहे हैं आप हमें? कहीं वो सामने जो बड़ा सा घर है वो तो नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आप सब उसी घर में मेरी अनु के साथ रहोगे। दोनों के परिवार वाले मिलकर उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद अनु और विनोद की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी के बाद सभी नारायण के घर में ही शिफ्ट हो जाते हैं, जहां विनोद और विमला पूरा घर देखते हैं। जहां उनकी नजर एक कमरे पर पड़ती है जिसमें बड़ा सा ताला लगा होता है। विनोद उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां अनु आ जाती है और गुस्से में बोलती है, खबरदार, अगर कोई भी इस दरवाजे के आसपास भी आया तो ये मेरा घर है और ये पूरा आपके लिए है। इस रूम को छोड़कर आप पूरे घर में जहाँ मर्जी घूमो। पर इसमें ऐसा है भी क्या अनु, जिसके लिए तुम इतना गुस्सा हो गई? देख बहू, हम गरीब हैं पर लालची नहीं। समधी के दिए हुए घर में इसीलिए हैं क्योंकि तू हमारी झोपड़ी में नहीं रह सकती और तू हमारी बहू है। हमारा हक बनता है सच जानने का, समझी? होगा तुम्हारा हक, लेकिन अभी तक मैंने ये हक किसी को नहीं दिया।
यहाँ तक कि अपने पिताजी को भी नहीं। इतना बोलकर अनु गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विमला घूमते फिरते बार बार उसी कमरे के पास जाकर रुक जाती और सोचने लगती, अरे ऐसा क्या है इस कमरे में जो महारानी किसी को भी आसपास भटकने तक नहीं देती? पता तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों भटक रही हो, रहने दो ना, जब सही समय आएगा अनु खुद बता देगी। अरे बेटा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कमरे में कोई खजाना हो या फिर कोई रहस्य, जैसे टीवी में दिखाते हैं। तू अनु से पता करने की कोशिश करना, आखिर तेरी बीवी है, तुझे तो बता ही देगी। विनोद के दिमाग में भी अब वही चलता है जो कि उसकी माँ के दिमाग में चल रहा था। दोनों माँ बेटे बिल्कुल वैसा करने लगते हैं जो कि अनु को पसंद होता है और धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। अनु भी विनोद से धीरे धीरे प्यार करने लगती है और एक दिन विनोद अनु के पास आता है और उसे गले से लगाकर उसके माथे पर किस करता है और उसे बड़े ही प्यार से कहता है, आई लव यू माई लवली वाइफ। पर मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर अभी तक तुमने दिल से मुझे अपना पति माना ही नहीं। अगर माना होता तो आज मुझसे इतनी दूर दूर नहीं रहती। मुझे माफ कर दीजिए विनोद जी, आज तक मैंने आपको वो हक नहीं दिया जो एक पति होने का अधिकार है। अनु थोड़ी इमोशनल हो जाती है और इसको इमोशनल होते हुए देख विनोद उसे गले से लगाकर दिलासा देने लगता है। साथ ही थोड़ी देर बाद उस कमरे के बारे में पूछता है कि आखिर उसमें क्या है। और ये सब कुछ सुनते ही अनु को गुस्सा आ जाता है और वो उसको खुद से दूर करते हुए बोलती है, मुझे झूठी हमदर्दी दे रहे थे, झूठा दिलासा दे रहे थे, झूठा प्यार का नाटक कर रहे थे, सिर्फ उस कमरे का राज जानने के लिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम और तुम्हारा प्यार दोनों झूठे हो। गुस्से में वो विनोद से दूर हो जाती है और घर के कोने में बैठकर रोने लगती है। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर विमला विनोद से कहती है, बेटा यही सही मौका है, हमें उस कमरे का ताला तोड़कर देख लेना चाहिए कि आखिर कमरे में है क्या और ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जो ये हमें आसपास भी भटकने नहीं देती। हाँ माँ, सही कह रही हो। वैसे तो ये शायद कभी हमें बताए ही ना कि क्या है उस कमरे में। विनोद बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अनु को कमरे में बंद करके उसके कमरे के बाहर ताला लगा लेता है और उस रहस्यमयी कमरे के बाहर जाकर उसका ताला तोड़ने लगता है। ताला टूटने की आवाज सुनकर अनु अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खोल पाती। इसीलिए वो खिड़की से बाहर जाकर मेन डोर से अंदर आती है तो देखती है कि विनोद ने उस कमरे का ताला तोड़ दिया है और वो कमरे के अंदर जा चुका है। अनु जैसे ही कमरे में जाती है तो विनोद उससे बोलता है, तो ये राज है इस कमरे का। ये हर्ष कौन है अनु? ये व्हीलचेयर पर बैठा आदमी कौन है? और इस कमरे में बस इसकी और तुम्हारी ही फोटो है, और वो भी इस तरह, तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज। ये कपड़े, ये जूते, ये गिफ्ट्स, कौन है ये इंसान जिसको आज तक तुमने कमरे में इतना संभाल कर रखा है? और आज तक इसी इंसान की वजह से तुमने मुझे अपना पति नहीं माना। अगर तुम्हें ये इंसान ही पसंद था तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों? हाँ, यही है इस कमरे का राज। हर्ष मेरा पहला प्यार है। जितना प्यार मुझे हर्ष ने किया उतना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। हर्ष और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो पता चला कि मेरे दिल में छेद है और अगर जल्दी मेरा दिल नहीं बदला गया तो मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। बस इसीलिए मैं हर्ष से दूर होने लगी और उससे दूरियां बनाने लगी। और एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे बोला, तुम्हें क्या लगा अनु? तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। एक बार अपने हर्ष को बताकर तो देखती, पर कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा हर्ष है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर हर्ष, हमें कोई डोनर नहीं मिल रहा है। अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। पर मुझे मिल चुका है और कल तुम्हारे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए राजी है। मरने से पहले वो इंसान किसी को जिंदगी देना चाहता है और मैंने सारी तैयारी कर ली है। कल तुम्हारा ऑपरेशन है। अगले दिन अनु का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और ये खबर सुनते ही हर्ष अनु के लिए बुके लेकर उसके पास आ ही रहा होता है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
जिसमें उसके दिमाग पर चोट लगती है और डॉक्टर्स अनु को बताते हैं। देखिए अनु जी, हमने इनको अभी तो बचा लिया है, पर ये ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे। कभी भी इनकी मौत हो सकती है। और अब मेरे हर्ष की हालत ऐसी हो गई है कि वो ना कुछ बोल सकता है ना मुझे सुन सकता है। वो चाहता था कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरे पिताजी ने मेरा पूरा साथ दिया। अनु की कहानी सुनने के बाद और उसके कमरे का राज जानने के बाद विनोद और विमला के दिल में उसके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अनु को गले लगाकर उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, और तुम जैसी पत्नी तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। मुझे माफ कर दो अनु, अब से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इतना सब होने के बाद विनोद अनु को अपने दिल से अपना लेता है और कुछ ही दिनों बाद हर्ष भी ये दुनिया छोड़कर चला जाता है और अनु विनोद के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।